नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पे लोन बोरोवर ने लोन लिया होता है, क्रेडिट कार्ड लिया होता है और वो अभी पेमेंट नहीं भर पा रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो है बैंक यूनिलैटरल तरीके से आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चालू करती है। अब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चालू होने के बाद लोन बोरोवर अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, तो ये जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है वो आगे चालू ही रहती है। और चालू होने के बाद एक इंटरिम ऑर्डर पास किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये इंटरिम ऑर्डर ऐसा इस तरीके से मैसेज या फिर नोटिस आपको मिला होगा ईमेल पे, व्हाट्सएप पे या फिर मैसेज में लिंक के द्वारा आपको इस तरीके का एक इंटरिम ऑर्डर जो है आपके अगेंस्ट जो है आपके पास आ जाता है, या फिर बाय स्पीड पोस्ट से। तो दोस्तों, लोन बोरोवर जो होता है ये इंटरिम ऑर्डर को देख के काफी हद तक डर जाता है। वो बोलता है मेरे अगेंस्ट जो है इंटरिम ऑर्डर जो है पास हो गया है, और बैंक वाले भी उसको डरा देते हैं कि आपके अगेंस्ट ऑर्डर हो गया है, आपका घर का सामान बिक जाने वाला है, आपका टीवी, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, जो टेलीविजन, ये सारे कुछ चीजें हम बेच के जो है हम हमारा पैसा जो है वसूल करने जा रहे हैं। अब दोस्तों, क्या बोलता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 ये इंटरिम ऑर्डर के बारे में। अब ये जो ऑर्डर होता है दोस्तों, ये सेक्शन 17 में किया जाता है जब भी कोई अनसिक्योर लोन होता है। ठीक है, अब ये अनसिक्योर लोन में ये सेक्शन 17 का, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट, मतलब इस सेक्शन के अंदर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाता है। आपका यहाँ पे बोला गया है कि इस नोटिस में आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें बोला गया है कि ये पैराग्राफ आप मैंने जो हाईलाइट किया है ये आप पढ़िए। इन द इवेंट the respondent fails to furnish such security, the respondent is restrained by the way in interim injunction from alienation, selling, transferring, disposing of, creating third party right, parting with, otherwise dealing with the properties asset belonging to any owned by the respondent and applicant claimant through its designated officer, shall be permitted to take physical custody strictly in accordance with law of the undercome movable asset specified below belonging to an and owned by the respondent at the address mentioned in the case title. Cumulative market value of which shall not exceed rupees 1,24,000 इनके केस में है। टेबल, चेयर, अलमारीज, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, प्रिंटर, म्यूजिक सिस्टम, ये सारा हम बोल क्या रहा है, ये पैराग्राफ बोल क्या रहा है। अगर आप कोई सिक्योरिटी हमें फर्निश नहीं करते हैं, तो आपके घर के सामान बेच के, ये जो मैंने टेबल, चेयर, अलमारी, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर, प्रिंटर, ये सारा आपका बेच के जो है हम क्या करेंगे, इतनी अमाउंट क्या करेंगे, वसूल करेंगे। अब दोस्तों, अब लॉ क्या बोलता है, आर्बिट्रेशन एक्ट क्या बोलता है, ये हम आगे जाके देखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक और प्यारा बोला नीचे लिखा है, द क्लेमेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू टेक द पुलिस असिस्टेंस फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। अगर आप ये सामान हमें नहीं दोगे, उसमें कुछ अपोज करोगे, तो क्लेमेंट, क्लेमेंट कौन होता है, बैंक होता है। अब ये बैंक क्या करेगा, पुलिस की सहायता भी लेगा और ये सारा सामान बिकवा के इनका जो है ये पैसा वसूल करेगा। अब दोस्तों, ये इस तरीके का इंटरिम ऑर्डर आपके पास आ गया है। मैंने महत्वपूर्ण जो चीज है, ये ऑर्डर ये आर्बिट्रेटर ने किया है, ये महत्वपूर्ण चीज मैंने इसमें आपको दिखाई, ये पैरा आपको पढ़ाया। अब इसमें लॉ क्या बोलता है, जो एक हमारे क्लाइंट है उनका मैंने यहाँ पे सारा कुछ छुपा दिया है, आइडेंटिटी। अब यहाँ पे हमारे क्लाइंट को ये मिला है। अब सच में ऐसा उनके साथ हो जाने वाला है क्या, क्योंकि ये इनका जो है कुछ क्रेडिट कार्ड है, देखिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है,
और क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर लोन होता है। अब इसमें कोई भी सिक्योरिटी आपने बैंक को दिया नहीं रहता, तो बैंक आपकी पंखा, टीवी, टेलीविजन ये सारा बेच के आपसे पैसा वसूल कर सकता है क्या इस इंटरिम ऑर्डर से? सेक्शन 17 के अंदर इस तरीके का ऑर्डर आर्बिट्रेटर कर सकता है क्या? तो ये हम आज इस सेक्शन को पढ़ के, सेक्शन 17 को पढ़ के हम यहाँ पे लॉ क्या कहता है ये हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो जाते हैं हम, पहले तो हम ये खोलेंगे, इस एक्ट को खोलेंगे हम, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट को। अब यहाँ पे मैं वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे सब जो चीजें यहाँ पे बताते हैं, ये सारा लॉ क्या कहता है इसको देख के हम बताते हैं। कोई भी इसमें जो है मनगढ़ंत बातें यहाँ पे नहीं करते हम लोग। जो इम्पोर्टेंट है वही बातें मैं यहाँ पे आपको बताता रहता हूँ। अब लोन बोरोअर बहुत सारे मुझे ये क्या करते हैं, इस तरीके का ये ऑर्डर भेज के, सर बहुत घबरा गया हूँ मैं, इस तरीके का हमारा घर का सामान बिक जाने वाला है, तो हम अभी क्या करें, आप थोड़ा गाइड करिए। अब मैं उनको बताता हूँ दोस्तों कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब क्यों नहीं होने वाला, ये मैं इस सेक्शन को, सेक्शन 17 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, इसको हम पढ़ के हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये सेक्शन 17 ये हमने निकाला है। सेक्शन 17 ये बोलता है इंटरिम मेजर्स ऑर्डर बाय द आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल। अब ये ट्रिब्यूनल सेक्शन 17 के अंदर इंटरिम ऑर्डर कर सकता है। अब ये क्या ऑर्डर कर सकता है, हम यहाँ पे वन बाय वन एक एक उसका जो है सब सेक्शन पढ़ के हम जानेंगे। अब यहाँ पे पहले सेक्शन में 17 के सबसेक्शन 1 में बोला है, अ पार्टी में ड्यूरिंग द आर्बिट्रेट प्रोसीडिंग अप्लाई टू आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल। मतलब पार्टीज क्या कर सकती है, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल के अंदर, ये सेक्शन 1 के अंदर जो है इंटरिम ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन कर सकती है। अब सेक्शन 17 उसमें सेक्शन 1 उसमें भी सेक्शन सबसेक्शन आई ये बोल रहा है, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन फॉर अ माइनर पर्सन और अनसाउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग। अब कोई पार्टी अनसाउंड माइंड हो या फिर कोई माइनर पर्सन हो जो पार्टी में आ जाता है, मतलब जो जिसको लोन अमाउंट भरना है या फिर किसी भी तरीके का उस पे जो है क्लेम है, वो अगर माइनर हो या फिर अनसाउंड माइंड हो, तो उसके बिहाफ में कोई गार्डियन अपॉइंटमेंट करने के लिए एप्लीकेशन जो है जो सामने वाली पार्टी है जिसको क्लेम चाहिए होता है उससे, वो लगा सकती है। ठीक है, ये सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं। उसमें सबसेक्शन 2 ये बोल रहा है, फॉर इंटरिम मेजर ऑफ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ फॉलोइंग मैटर्स नेमली। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इसमें ए क्या बोल रहा है, द प्रिवेंशन इंटरिम कस्टडी और सेल ऑफ एनी गुड विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। देखो ये जो क्लॉज है दोस्तों, ये जो सबसेक्शन ए है, 2 में ए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब आपका जब अवार्ड होता है उसमें आपने जो ये सब सामान है, टेबल, चेयर, अलमारी, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, प्रिंटर, ये हमारे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब ये आपके आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का सब्जेक्ट है क्या, तो नहीं है दोस्तों। आप क्रेडिट कार्ड लेते हो, आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो उसमें आप लिख के देते हो देते हो क्या कि अगर मैं लोन नहीं चुका पाया तो मेरा घर में जो पंखा लगा है, जो टीवी लगा है, जो वॉशिंग मशीन लगा है, वो आप लेके जाइए और आपका पैसा वसूल करिए। अगर आपके ऐसे एग्रीमेंट में, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में लिखा है क्या, और ज्यादातर एग्रीमेंट में, ज्यादा क्या सभी तरीके के एग्रीमेंट में इस तरीके से कोई लिखा क्लॉज नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ये अनसिक्योर लोन होता है, कोई सिक्योरिटी उसमें आपने दी ही नहीं होती।
तो आपको किस तरीके से मतलब ऐसा ऑर्डर आपके बिहाफ में जो है आर्बिट्रेटर पास कर सकता है? इस तरीके का ऑर्डर जो है पास हो ही नहीं सकता दोस्तों। ये क्लियरली इस लॉ में लिखा है, सब्जेक्ट में लिखा है और सेक्शन 17 में लिखा है, द प्रिवेंशन इंटरिम कस्टडी ऑफ एनी गुड्स विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के सब्जेक्ट में वो चीजें आती है तो ही ये क्या हो सकती है, आर्बिट्रेटर एंट्री ऑर्डर करके उसको सेल करने की, उसको उसके ऊपर ऑक्शन करने की, उसको कस्टडी लेने की ऑर्डर जो है, इंटरिम ऑर्डर जो है आर्बिट्रेटर दे सकता है। अन्यथा वो आर्बिट्रेटर इस तरीके का इंटरिम ऑर्डर जो है कर ही नहीं सकता दोस्तों। सिंपल सी चीज है। अब आगे इसमें और क्या बोला है, ये यही जो पॉइंट है मैं आपको इस वीडियो में स्पेशली आपको बताना चाह रहा था, जो आपको यहाँ पे मैंने बताया है। फिर भी इसमें नीचे क्या और लिखा है मैं आपको ये पढ़ा देता हूं। अब बी क्या बोल रहा है, सिक्योरिंग द अमाउंट द डिस्प्यूट इन आर्बिट्रेशन। सिक्योरिंग द अमाउंट इन डिस्प्यूट इन द आर्बिट्रेशन। अब सिक्योरिंग अमाउंट मतलब जो अमाउंट आपके इंटरिम ऑर्डर में लिखा है, जैसे कि आपके इंटरिम ऑर्डर में क्या लिखा था, 1 लाख रुपए लिखा था, तो उसको सिक्योर करने के लिए अब क्या कर सकता है, क्या ऑर्डर दे सकता है, आप आगे पढ़िए। द डिटेंशन प्रिवेंशन इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और थिंग विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इन आर्बिट्रेशन और एज to which any question may arise therein authorizing for any of upper side purpose any person to enter upon the land building possession any party authorizing any sample to be taken or any observation to be made of experiment to be tried which may be necessary to expedient for the purpose of obtaining full information of or evidence। देखो यहाँ पे क्या किया है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्बिट्री डिस्प्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन। कोई भी सब्जेक्ट मैटर होगा तो उसका उसके ऊपर उस प्रॉपर्टी के ऊपर जाने का, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ट्रायल करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। ठीक है। और पर्सन कोई लैंड और बिल्डिंग में पोजीशन ऑफ एनी पार्टी मतलब कुछ पोजीशन उसमें लैंड में जाने का, पर्सन एंटर करने का, मतलब वहां पे पहुंचने का कोई भी ऑर्डर जो है ये आर्बिट्रेटर जो है दे सकता है। बट वो क्या हो जाना होना चाहिए, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन इन आर्बिट्रेशन। मतलब सब्जेक्ट मैटर जो जैसे किसी का मॉर्गेज प्रॉपर्टी होता है तो मॉर्गेज प्रॉपर्टी के ऊपर जाने का हक देने का, उस लैंड के ऊपर, उस बिल्डिंग के ऊपर जाने का इंटरिम ऑर्डर जो है आर्बिट्रेटर दे सकता है अगर उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जो है कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की हुई है। ठीक है। अब मॉर्गेज प्रॉपर्टी क्या होती है, घर, गाड़ी, बंगला, दुकान, ये सारी क्या होती है दोस्तों, मॉर्गेज प्रॉपर्टी होती है। तब जाके आपका इंटरिम ऑर्डर जो है उस तरीके का जो है इस ये जो इस क्लॉज में इस सेक्शन में जो लिखा है वो आप आर्बिट्रेटर जो है कर सकता है। अब आपका जो लोन है अनसिक्योर है तो इस तरीके का ऑर्डर हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का वो सब्जेक्ट ही नहीं है। आपके घर का जो सामान है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का सब्जेक्ट ही नहीं है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं, डी में क्या लिखा है। अब डी में लिखा है दोस्तों, इंटरिम इंजंक्शन और द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। अब कोई भी रिसीवर जो है अपॉइंट करने की जो है इंटरिम इंजेक्शन में जो किया गया है उसमें रिसीवर जो अपॉइंटमेंट करने का जो है ऑर्डर जो है इंटरिम ऑर्डर जो है आर्बिट्रेटर दे सकता है। मतलब अगर किसी गुड्स से सामान को सेल करना है जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट है उसके लिए एक रिसीवर भी चुनने का जो है इंटरिम ऑर्डर आर्बिट्रेटर दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, ई में क्या लिखा है, सच अदर इंटरिम मेजर ऑफ प्रोटेक्शन as may appear to the arbitrator tribunal to be just and convenient and the arbitrator tribunal shall have the same power for making order as the order has for the purpose of and relation to any proceeding before it। अब देखिए दोस्तों इसमें भी क्या बोला है, इंटरिम मेजर प्रोटेक्शन एज मे अपियर टू आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट। ठीक है। अब कन्वीनियंट ऑर्डर दे सकता है। अब कन्वीनियंट ऑर्डर क्या है, कन्वीनियंट ऑर्डर यही होगा दोस्तों कि जैसे आपका कुछ अनसिक्योर लोन होगा,
ठीक है, और उसमें आपका ईएमआई कट रहा होगा जिस अकाउंट से। अब ज्यादातर यही होता है जो मैं आपको कहने जा रहा हूं। अब आपका मान लो जिस अकाउंट से आपका ईसीएस कट रहा है, जिस अकाउंट पे आपका चेक लगा है, उस अकाउंट को फ्रीज करने के लिए, ठीक है, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, मतलब जिस एग्रीमेंट सब्जेक्ट मैटर क्या है, लोन अमाउंट, जो क्रेडिट कार्ड का अमाउंट है, या फिर अनसिक्योर अमाउंट आपको जो भी दिया होगा 4 लाख 5 लाख रुपए, वो अमाउंट के लिए ये आर्बिट्रेटर क्या कर सकता है कि वो अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट जो है जिससे आपका ईसीएस कट रहा था, उस अकाउंट को फ्रीज करने के लिए एक इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है। और वो ऑर्डर आपके बैंक में भेज के बैंक से वो क्या कर सकता है, उस अकाउंट पे लीन लगा सकता है, उस अकाउंट पे जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको फ्रीज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये सेक्शन 17 है। बहुत ज्यादा आजकल लोगों को ये सेक्शन 17 के नोटिसेस जो आ रहे हैं, और वो जो लोन बोरोवर है बहुत ज्यादा डर रहे हैं। अब यहाँ पे इस लॉ में कह के रखा है कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा उसको ही कस्टडी लेने का, सेल करने का, उसमें जो गुड्स वगैरह सेल करने का जो सब्जेक्ट मैटर में आपके आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में लिखा होगा, तो उस गुड्स को सेल करने में, मॉर्गेज जो आपने रखा होगा, मॉर्गेज अनसिक्योर लोन में कुछ होता ही नहीं है, लोन का नाम ही अनसिक्योर लोन है, कोई सिक्योरिटी रखी ही नहीं है, तो इस तरीके का ऑर्डर आपके खिलाफ हो नहीं सकता, ऐसा सेक्शन 17 में लॉ में बताया गया है दोस्तों। अगर आपको इस तरीके से ऑर्डर मिल रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका लिखा हुआ है टेबल, चेयर, अलमारी, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, प्रिंटर, म्यूजिक सिस्टम, और इसके लिए सेल करने के लिए, इसको कस्टडी लेने के लिए आपको पुलिस असिस्टेंट पुलिस स्टेशन से प्रोवाइड किया जाएगा, तो ऐसा दोस्तों हो नहीं सकता। अगर इस तरीके का ऑर्डर आता है तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा, उसकी कोई इनफॉर्सिबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, अगर ऐसा ऑर्डर आता है तो इसके लिए आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं बैंक को, लीगल नोटिस रिप्लाई भेज सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से आप ऑर्डर नहीं दे सकते। और ज्यादातर दोस्तों ये जो आर्बिट्रेटर होते हैं, ये सारे यूनिलैटरल तरीके से बैंक क्या करती है, अपॉइंट कर लेती है, वो खुद ही अपॉइंट कर लेती है, वो लोन बोरोवर को पूछती भी नहीं। वो जब उसका लोन एग्रीमेंट होता है अनसिक्योर लोन में, तो उसमें ही वो क्लॉज रहता है कि हम वन साइड आपके खिलाफ, अगर आप भविष्य में कुछ लोन के डिस्प्यूट हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, आपके खिलाफ एक सोल आर्बिट्रेटर जो है हम अपॉइंटमेंट करने की पावर रखते हैं। उस क्लॉज में ही लिखा रहता है, आपके लोन एग्रीमेंट के क्लॉज में। अब ये इस तरीके से लोन एग्रीमेंट में लिखा होगा तो वो एक वन साइडेड क्लॉज होता है दोस्तों। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 की एक नींव है दोस्तों, जिसमें बोला गया है कि ये विवाद जो होता है ये दोनों पार्टी के कंसेंट से आर्बिट्रेटर चुन के ही किया जा सकता है, या फिर सेक्शन 21 के अंडर जो नोटिस भेज के इस तरीके से विवाद, अगर आप सामने वाला कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है तो इस विवाद को जो है बैंक जो है आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटमेंट किए हुए आर्बिट्रेटर से इस तरीके का विवाद जो होता है दोस्तों सॉल्व किया जा सकता है एक तरफा। अब एक तरफा बस इन चीजों में ही किया जा सकता है दोस्तों। सेक्शन 21 में अगर आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं देते बैंक को तो किया जा सकता है, और दूसरी जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 11 है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का, उसमें बोला गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है अपॉइंटमेंट करेगा, और उस आर्बिट्रेटर से जो है फिर आपका जो प्रोसीडिंग जो है किया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, जो लॉ क्या कहता है ये आपको समझ में आया होगा सेक्शन 17 में। अब सेक्शन 12 के लिए, सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 में मैं आपको एक दिखा रहा हूं यहाँ पे शॉर्टकट में, सेक्शन 12 और सब सेक्शन 5 क्या बोलता है, ग्राउंड्स टू चैलेंज। अब सेक्शन
12 ग्राउंड फॉर चैलेंज, अगर कोई ऐसा अवार्ड आपके खिलाफ पास हो जाता है, कोई इंटरिम ऑर्डर आपके खिलाफ पास हो जाता है, कोई ऐसा प्रोसीडिंग आपके खिलाफ अगेंस्ट इनिशिएट हो जाता है लोन बोरावर के खिलाफ, तो आप इस सेक्शन 12 की प्रोविजंस जो दी गई है, इस प्रोविजन को जो है आर्बिट्रेट बैंक ने फॉलो करना चाहिए। आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट करने के टाइम इस सेक्शन 12 को फॉलो करना चाहिए। अब ये सेक्शन 12 क्या बोलता है, ये इसके लिए मैं स्पेशली एक वीडियो बनाने जा रहा हूं दोस्तों आगे की, तो उस वीडियो में आपको मैं ये पूरा सेक्शन 12 जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है दोस्तों। जिन जिन लोगों को यूनिलैटरल तरीके से आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जा रहे हैं, उनके खिलाफ अवार्ड होते हो जा रहे हैं, तो ये सेक्शन 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है दोस्तों, इससे पहले भी मैंने जो सेक्शन 21 का एक जो मैंने वीडियो बनाया है, सेक्शन 21 कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना के दिया है। जब एक तरफा अगर प्रोसीडिंग चालू करना है तो सेक्शन 21 की जो है में जो प्रावधान दिए गए हैं, ये प्रावधान आप जो है बैंक ने फॉलो करने चाहिए, और उसमें सेक्शन 12 के प्रावधान भी फॉलो हो जाने चाहिए। अब सेक्शन 12 के लिए मैं स्पेशली वीडियो आगे बनाने जा रहा हूं, तो दोस्तों इस वीडियो के लिए आप थोड़ा सा वेट करना। अब आज मैंने जो सेक्शन 17 के लिए आपको वीडियो बना के दिया है, ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा कि सेक्शन 17 में क्या है। जब भी कोई इंटरिम ऑर्डर होता है, तो उसके लिए जो है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जो चीजें लिखी है, वो ही चीजें जो है दोस्तों इंटरिम ऑर्डर में जो है सेल करने की, गुड्स वगैरह उसमें लिखे होंगे, सेल करने की पावर जो है आर्बिट्रेटर के पास है। तो दोस्तों इसी वीडियो के अंत में आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग की डिमांड और इन्वोकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन इस तरीके की नोटिस, या फिर आपके खिलाफ हमने इस आर्बिट्रेटर को जो है हमारे तरफ से चुना गया है, और हम इनके द्वारा जो है हमारा डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे, इस तरीके से आपको नोटिसेस मिल रही है, तो इस नोटिसेस को आपको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। इसके लिए भी मैंने वीडियोस बना के रखे हैं। जिन लोगों को वीडियोस देख के अगर आपको खुद नहीं बनाना आ रहा है, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, या फिर किसी भी आपके नियरेस्ट वकील साहब के पहचान वाले वकील साहब से आप ये बना के ले सकते हैं। बट आपको इन नोटिसेस को ऑब्जेक्शन देना ही देना है। देखो, आप अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं देते तो आप एक विलफुल डिफॉल्टर बन जाते हो। बैंक आपसे कम्युनिकेशन कर रहा है नोटिसेस के द्वारा, बट आप उसको कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो बैंक को यह समझ में आता है कि आपको बैंक का पैसा डुबाना है। तो बैंक से आपको कम्युनिकेशन करना है, आप खुद भी मेल भेज करके कर सकते हैं, या फिर किसी वकील साहब से भी आप मदद ले सकते हैं, और इसको रिप्लाई ऑब्जेक्शन भेजकर बैंक को बता सकते हैं आपकी परेशानियां। बैंक कंसीडर करेगा। बैंक को आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत, जो आरबीआई की गाइडलाइंस मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताई है, बैंक आरबीआई बोलता है कि जो बैंक को ज्यादा कस्टमर के ऊपर लिटिगेशन नहीं करना, कस्टमर को कंसिलेशन करके, उसका काउंसलिंग करके उनसे सेटलमेंट करना है, उनकी परिस्थिति को जान के उनसे सेटलमेंट करना है, आप का जो है डिस्प्यूट सॉल्व करना है। अगर कस्टमर अगर वो विलफुल डिफॉल्टर बन जाता है, मतलब आप कोई ऑब्जेक्शन रिप्लाई बैंक को देते ही नहीं है, तो बैंक क्या समझता है कि आप को पैसा डुबाना है, आप विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ जाते हो, और फिर बैंक आपके अगेंस्ट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चालू करता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में प्रोसीडिंग केस करता है, एनआई एक्ट 138 में केस करता है। ये सारी चीजें बैंक आपके खिलाफ करना चालू करता है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, जो मैं आपको इन वीडियोस में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप वीडियो के कमेंट में लिखिए दोस्तों, मैं वहां पे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपको रिप्लाई करूंगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लिख सकते हैं। मेरा नंबर इस डिस्क्रिप्शन में आपको छोड़ दूंगा, वहां पे भी आप मुझे
क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसमें फ्री में जवाब दूंगा, बट मेरे टाइम के हिसाब से मुझे जब भी टाइम मिलेगा उस हिसाब से दूंगा। अब कुछ लोग जो होते हैं, क्वेश्चन उनके रहते हैं जो रीजनेबल लगते ही नहीं मुझे कि वो इस क्वेश्चन के आंसर करने चाहिए, तो उस क्वेश्चन के आंसर मैं दोस्तों नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम की बहुत कमी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोगों के होते हैं उनको रिप्लाई करना होता है, और बहुत सारे लोग जो होते हैं कि ऐसे कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं कि जो यहाँ पे लीगली मैं उनका जवाब दे ही नहीं सकता, ऐसे क्वेश्चंस के जवाब मैं दे नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप भी जब भी मुझे कांटेक्ट करेंगे, डायरेक्ट कॉल आप मुझे मत करिए दोस्तों। आप पहले तो मुझे व्हाट्सएप पे हाय करिए, मैसेज अपना नाम लोकेशन लिखिए, आपकी नोटिसेस अगर कुछ आई होगी तो मुझे आप नोटिसेस के बारे में वहां पे से उन नोटिसेस को आप सेंड करिए। मेरे मुझे जैसे टाइम मिलता है आपके नोटिस मैं आपको ठीक से रीड करूंगा और फिर आपको जो है रिप्लाई दूंगा। ये फ्री में रहेगा दोस्तों, बट नोटिसेस की रिप्लाई अगर मेरे से आपको करना है तो उसमें थोड़ा फीस मैं आपको लूंगा। जब जो फीस में एक रीजनेबल फीस होगा जिसमें पोस्टल चार्जेस एक्सपेंसेस वगैरह सारा इंक्लूडिंग होगा, और एक रीजनेबल फीस आपसे लेके मैं आपके बिहाफ में बैंक को जो है आपका ऑब्जेक्शन रिप्लाई जो है मैं भेजूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।